और इस वक्त आपको सीधे 12 जनपद मार्ग ले जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप प्रधानमंत्री के काफिले को भी देख रहे हैं। इस वक्त रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर यहीं उनके आवास पर रखा गया है। कल देर रात उनके बेटे चिराग पासवान ने ये खबर पूरे देश को दी कि रामविलास पासवान नहीं रहे, बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। और कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार ये सिलसिला जारी है। देश के तमाम नेता, मंत्री, समर्थक, पार्टी के लोग शोक जाहिर कर रहे हैं, परिवार को संवेदना दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका पार्थिव शरीर यहां रखा गया है, परिवार मौजूद है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, हेलो 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 हेलो। हिमांशु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद परिवार को सांत्वना देते हुए कल रात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ। चिराग पासवान वहां पर मौजूद, पत्नी उनसे बात करते हुए दुख का ये क्षण न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए, क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव सर पर हैं और एक ऐसे समय में जब चिराग पासवान फुल फ्लेज रोल में अब दिखाई देने लगे थे। लेकिन इससे पहले भी कई बार उन्होंने अलग अलग मंचों से ये कहा कि पिताजी इस बार आपके बीच नहीं आ पाएंगे। बिहार की जनता को ये कहते हुए संबोधित किया, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और एक ऐसे समय में जब एक चुनावी इम्तिहान था, इससे पहले पिता का यूं चले जाना और ये तस्वीर भी आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उनके निधन की खबर आने के बाद भावभीनी श्रद्धांजलि में भी उन लम्हों को याद किया जो सार्वजनिक जीवन में साथ जिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, परिवार से बात कर रहे हैं। न जाने कितना कुछ इस एक क्षण में बिल्कुल एक रील की तरह जो कहते हैं ना गुजर जाता होगा, जब सार्वजनिक जीवन में आपने कितने क्षण साथ जिए हैं। एनडीए का एक अहम घटक दल रहा है एलजेपी और उसके मुखिया रामविलास पासवान। बिल्कुल, और रामविलास पासवान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किए थे, उससे साफ जाहिर होता है कि रामविलास पासवान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर किस तरीके से जो है वो एक पकड़ थी। और वो हमेशा कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस तरीके से वो कैबिनेट के अंदर सजेशंस दिया करते थे मीनाक्षी, वो बहुत महत्वपूर्ण सजेशन होते थे। और ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनके टच में थे और लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते थे। और एस्कॉर्ट्स और फोर्टिस के जो डॉक्टर हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर सुबह लिया करते थे। और इस बात को चिराग पासवान ने जो है ट्वीट करके भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार का हिस्सा, तो एक बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार चुनाव चल रहे हो, उस वक्त में रामविलास पासवान का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। ऐसा 50 साल में पहली बार होने जा रहा है कि रामविलास पासवान के बिना जो है वो बिहार के चुनाव होंगे और उसमें रामविलास पासवान नहीं होंगे। लेकिन
ये एक बड़ी चीज है कि उनकी पार्टी के लिए इससे भी बड़ा संकट यह है कि रामविलास पासवान का जाना और चुनाव साथ में। अब चिराग को देखना है, क्योंकि 1 साल पहले जो है रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बना दिया था। रामविलास पासवान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एकजुट रखा है। अगर हम राजनीति में देखें तो जब भी परिवार के राजनीतिक विरासत बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार जो है बढ़ जाते हैं, चाहे अकाली दल हो या शिवसेना हो या चौटाला परिवार हो। लेकिन पासवान ने ऐसा नहीं होने दिया। पासवान के जो तीनों भाई थे वो तीनों भाई एक साथ थे, तीनों भाइयों को उन्होंने सांसद बनाया। और इससे पहले भी उन्होंने जो है उनके पिछले साल उनके भाई जो है रामचंद्र पासवान, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने उनके बेटे प्रिंस राज को जो है समस्तीपुर से चुनाव लड़वाया था और वो सांसद भी बने थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान को लेकर ये कहना कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, विनम्र थे, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर किया करते थे और उनकी दोस्ती सभी राजनीतिक दलों में थी। मीनाक्षी, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल ट्वीट किए, उन्होंने अपनी चीजें शेयर की कि उनके किस तरीके के मधुर संबंध थे रामविलास पासवान से, वो सब बताए। लालू यादव से कई बार उनकी कुटुता रही होंगी, लेकिन लालू यादव ने बताया कि रामविलास पासवान जैसा विरला राजनेता जो है वो देखने को नहीं मिलता। रामविलास पासवान खगड़िया के एक छोटे से गांव से आए थे और राजनीति के क्षितिज तक चले गए। ये एक बड़ी चीज है रामविलास पासवान के लिए। और वो हमेशा एक नारा दिया करते थे, उनकी पार्टी का बड़ा टैगलाइन था, मैं वहां पे दिया जलाने आया हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो ये सारी चीजों को लेकर रामविलास पासवान ने पहले जो है ये कह सकते हैं कि ऐसे नेता जो दलित समाज से आते थे, पहले दलित समाज में अपनी पैठ बनाई और उसके बाद अक्रॉस द पार्टीज में उनका रुतबा बनता चला गया। जनता दल के अंदर थे वो, जनता दल छोड़कर उन्होंने अपना दल बनाया और उसमें भी उन्होंने ये कह सकते हैं। इस बीच जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आज बहुत कुछ कहती हैं। क्यों बहुत याद किए जाएंगे और खासतौर पर एक ऐसे समय में जब बिहार चुनावों से गुजर रहा है, रामविलास पासवान वहां नहीं है। और ये कमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में राजनीतिक दल और राजनीतिक संबंध उसमें रुचि रखने वाले लोग महसूस करेंगे, बल्कि समर्थकों को देखिए, समर्थक बीती रात से ही अपने अपने तरीके से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। उनके शब्द, उनके भाव इन तस्वीरों में आप महसूस कर सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऊंचा धरती आसमान, देश के दूसरा अम्बेडकर अमर रहे। समर्थक हो, परिवार हो, शोक की लहर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं, जो उनके आवास पर पहुंचे और अंतिम दर्शन किए, परिवार को सांत्वना दी। सर्व समाज की आवाज, जब सदन के अंदर सवर्णों की, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थी। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे, तो सवर्णों के के साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? देखिए, मैं 40 साल का जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के
एमपी थे दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात। और मैं समझता हूं कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम आग्रह करेंगे हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर शोक के तौर पर शुक्रवार को दिल्ली और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला और खान राज्य मंत्री। मुझे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। तो रामविलास पासवान जिनका बीती रात निधन हुआ, आज आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे हैं और सोशल मीडिया पर तो कल से ही दिखने लगा था। तमाम मंत्री, नेता, सार्वजनिक जीवन में जो लोग उनसे जुड़े हैं वो दुख जाहिर कर रहे थे। विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आया करते थे। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। हिंदुस्तान के दिग्गज दलित नेता और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका 74 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कल सुबह 10 बजे पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस वक्त बिहार में चुनाव हो रहा है, उस वक्त बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया। हिंदुस्तान की दलित राजनीति को नया व्याकरण देने वाले दलित नेता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। देश ने एक गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का और किसान का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे।
बिहार की राजनीति की त्रिमूर्ति में एक मूर्ति पासवान थे। पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति जिन 3 चेहरों की धुरी पर नाचती रही, उनमें से एक चेहरा रामविलास पासवान थे। लालू और नीतीश के साथ बिहार में समाजवाद की युवा तिकड़ी का एक इक्का बिखर गया। पासवान चले गए हमेशा हमेशा के लिए। और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं। पासवान के लिए राजनीति का सफर एक खुरदुरा सफर रहा। जमीन पर संघर्ष करके अपने लिए जगह बनाने वाले नेता थे। अपने इरादों के पत्थर को सियासत के आसमान में ऐसा उछाला कि उसमें सुराख कर दिया। ऐसा सुराख जो दलितों के लिए राजनीति के आंगन का दरवाजा खोल दे। तभी तो बिहार में जगजीवन राम के बाद दलित चेहरे के रूप में कोई चेहरा चमकता रहा तो वो रामविलास पासवान थे। पासवान के न रहने की टीस जो उनके चाहने वालों के दिलो दिमाग में अरसे तक बैठी रहेगी। जिस वक्त देश में कांग्रेस की हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल जैसे नेताओं के साथ समाजवाद की अलख जगाने निकले थे रामविलास। 51 साल पहले मात्र 23 साल की उम्र में विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। मंजिलें उनके कदमों के पीछे पीछे भागती रहीं। 1977 में हाजीपुर से जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो रिकॉर्ड वोट से उस जीत के रिकॉर्ड को 12 साल बाद खुद पासवान ने ही तोड़ा, जब 1989 में वो हाजीपुर से ही चुनाव जीते थे। और तब वोट ही नहीं पाया था, दलित नेता के रूप में ऐसे उभरे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 43 साल के रामविलास पासवान को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया। पासवान ने उस दौर में राजनीति शुरू की थी जब दलितों के लिए न समाज में जगह थी न राजनीति में। वो दया के पात्र माने जाते थे। रामविलास ने उस दया को ईर्ष्या में बदल दिया। उसके बाद तो उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पिछले 31 साल से हिंदुस्तान की सत्ता बदलती रही, लेकिन सत्ता की एक धुरी रामविलास बनते रहे। सबसे पहले 1989 में वीपी सिंह की सरकार में श्रम और कल्याण मंत्री बने थे। उसके बाद 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार में रेल मंत्री और लोकसभा के नेता बने। 1997 में आईके गुजराल की सरकार बनी तो फिर से रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में संचार मंत्री बने। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में खाद्य मंत्री बने और 2014 में मोदी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। भाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। उनकी काबिलियत का लोहा हर प्रधानमंत्री ने माना। उनकी शख्सियत को सलामी हर हिंदुस्तानी ने दी। संयोग देखिए कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उनकी ही 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रामविलास पासवान के अचानक निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है। सरकार ने अपना एक वरिष्ठ मंत्री खो दिया है तो विपक्ष ने अपना एक दोस्त। क्षति अपूरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरी निजी हानि है। बिहार के सियासी नेताओं को ऐसा लग रहा है मानो उनका अभिभावक हमेशा के लिए दूर चला गया हो। मैं पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। 74 साल की उम्र में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा कद्दावर नेता जिसने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभाई।
सियासत में हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन रामविलास पासवान का व्यक्तित्व इसकी सीमाओं के बंधन को नहीं मानता था। सरकार के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मित्रों की कमी नहीं थी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन सांसों के डोर की ताकत अब जिंदगी को आगे तक नहीं थाम पाई। रामविलास पासवान के निधन से सियासी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रामविलास पासवान के निधन से स्तब्ध हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, मेरा दुख शब्दों से परे है। देश में आई इस कमी को भरना नामुमकिन है। मैंने अपना एक मित्र खो दिया है और ये मेरी एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में अपना एक सहयोगी खो दिया है। सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि हर कोई रामविलास पासवान के निधन को स्वीकार नहीं कर पा रहा। माननीय रामविलास पासवान जी देश की एक मूर्धन्य नेतृत्व की हिस्सा थे। ये विश्वास लायक खबर नहीं है, रामविलास जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में है। आरजेडी से कांटे की टक्कर है। लेकिन जब रामविलास पासवान के निधन की खबर आई तो विपक्षी नेताओं की आंखें भी नम हो गईं। देखिए, हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज में दुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। रामविलास पासवान सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी सियासी विरासत की चमक और विरोधियों को अपना बनाने की ललक हमेशा याद की जाएगी। आज तक ब्यूरो। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छिपा रही है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला किया है और कहा है जहां कहीं सरकार से गड़बड़ी हो वहां इस तरह की साजिश की बातें सामने आ जाती हैं। नाकामी को छिपाने का ये प्रयास है। हाथरस की योगी सरकार ने सीधा आरोप लगाए हैं। 2 दिन से आप भी देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पीएफआई पे आरोप लगाए जा रहे हैं, फंडिंग की गई सारी चीजों की। क्या लगता है? देखिए, वो जो वेबसाइट जो बनाया गया है अजीबोगरीब वेबसाइट है, उसकी बुनियाद पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी कुछ इनका गवर्नेंस में गलती हो जाती है तो उसको कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए। ये तो पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उस दलित परिवार की लड़की का रेप हुआ है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा गया है। उसकी मां कह रही है कि मैंने अपनी बेटी को इस हालत में पाया, आपने उसका सही इलाज नहीं करवाया, आपने रात के अंधेरे में एक दलित परिवार के मां और बाप को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी। क्या यह भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? कब तक अपनी नाकामियों को आप इस तरह की बातों में छुपते रहेंगे? ये असल इनकी नाकामी है। क्या हाथरस का आप असर बिहार चुनाव पे देखते हैं? क्योंकि एक दलित का मामला था, एक बेटी का मामला था जहां उसकी मौत हुई है। देखिए, आज के ज़माने में जहां पर दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, सेलफोन की वजह से लोग सब चीज़ को देखते हैं, कोई बात छुपने वाली नहीं है। मगर बिहार चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो नीतीश कुमार के 15 साल का मिस गवर्नेंस और ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो ज़रूरत है, जो हमारे कन्वीनर देवेंद्र यादव साहब और हमारा सीएम का फेस जो है कुशवाहा साहब वो प्रोवाइड करें। हाथरस की गूंज आपको नहीं लगता है कि बिहार में? नहीं, हर मसले की गूंज होगी, हर मसले की गूंज होगी। क्यों नहीं, हर मसले की गूंज होगी। तो पीएफआई की फंडिंग को लेकर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार की यह कोशिश है अपनी नाकामी छिपाने की। जहां गड़बड़ियां होती हैं वहां इस तरह की तस्वीर पेश की जाती है। लेकिन इस बीच 25 दिन बीत चुके हैं हाथरस केस को और जांच एजेंसीज सच की पड़ताल में लगी हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में कई अहम खुलासे हो रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे नया खुलासा हिंसा की साजिश से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह सामने आ रहा है कि पीएफआई भीम आर्मी को फंडिंग कर रही थी। सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि फंडिंग कर बड़े पैमाने पर हिंसा और जातीय दंगों की प्लानिंग थी।
यूपी को जलाने की साजिश में कौन कौन शामिल? पीएफआई भीम आर्मी के बीच साजिश का कनेक्शन क्या? दंगों के लिए भीम आर्मी को पीएफआई ने की फंडिंग। बैंक खातों की जांच किस किस तक पहुंचेगी आज? हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियों ने साजिश की सुपारी देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच हिंसा फैलाने के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पीएफआई और भीम आर्मी की मिली भगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाश भी की जा रही है। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इतना ही नहीं, साजिश के तार कहां तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। इंसाफ की आड़ में कितना खतरनाक खेल रचा जा रहा है, सीएम योगी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. पीएफआई की सफाई चाहे जो हो, लेकिन बार बार हिंसा के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर नए खुलासे होने की उम्मीद है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो जिस तरह से नई नई जानकारियां और खुलासे अब उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि क्या इंटरनेशनल फंडिंग वाकई थी जिसका आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, और उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाना क्या मकसद था। हमारे साथ इस वक्त हाथरस से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र हमारे साथ हैं, जितेंद्र हैं, और साथ ही बीजेपी से गुरु प्रकाश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, गुरु प्रकाश जी और सुरेंद्र राजपूत जी। गुरु प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार से अपनी जो गड़बड़ियां हैं उनको समेटने की ये पूरी कोशिश है और यही वजह है कि इस तरह के खुलासे और ये सारी फंडिंग की बात की जा रही है। लेकिन सरकार तो ये जवाब देना कि क्यों आप उस पीड़िता और उसके परिवार को उनका हक नहीं दे पाए।
सम्मान के साथ एक बरियल तक नहीं दे पाए, क्रिमेशन नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार की रस्में नहीं निभाने दी आप लोगों ने, और बात हो रही है यहां पर पीएफआई कनेक्शन की। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम शुरू कर दिया है और आप इस प्रकार नहीं कह सकती कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पर्सनली पूरे के पूरे इस प्रकरण को मॉनिटर किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, एसआईटी बनाया गया है और जल्द से जल्द आप देखेंगे कि पीड़िता के परिवार के साथ न्याय होगा। पीड़िता के साथ इस पूरे प्रकरण में राजनीति किसने की है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आरोपी के जाति को देख करके, आरोपी के समुदाय को देख करके कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां जाते हैं और राजनीति करते हैं, और क्या संवेदना उन्होंने दिखाई है इसका परिचय भी आप सबके सामने आ गया है। गाड़ी से आप जाते हैं परिवार से मिलने और हंसते खिलखिलाते हुए जाते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? आज देश का दलित जागरूक हो गया है और मैं बताना चाहता हूं कि आप उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, बेटी बेटी में भेद करते हैं। आपके लिए हाथरस की बेटी अलग है, अलवर की बेटी अलग है, आपके लिए हाथरस की बेटी अलग है, बलरामपुर की बेटी अलग है। आखिरकार ये राजनीति आप कब तक करते रहेंगे? जहां तक पीएफआई की बात है, पीएफआई पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वो चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, पीएफआई की भूमिका आती है। यही नहीं, श्रीलंका में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुए थे जिसमें 250 लोग मारे गए थे, वहां पीएफआई का भी संबंध हमारे सामने आया है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और देखिए, आपको एक बात मानना होगा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में न्यायिक प्रक्रिया एक समय के अनुसार होता है। हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अपना टाइम लगता है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। ये बहुत आवश्यक है। जवाब दीजिए, जो बात यहाँ पर गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ तो कर दिया है, दिक्कत क्या है आपको? एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है, हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में भी अगर जांच हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीबीआई की हमने सिफारिश कर दी है। इंसाफ तो अब कोर्ट करेगा ना, तो किस बात की तकलीफ हो रही है विपक्ष को? मीनाक्षी जी धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि मुझे भी उतना ही समय निर्बाध रूप से मिलेगा। मैं बड़ी सीधी सीधी सी कुछ बातें उठा रहा हूं जिसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं। वो हेडलाइन मैनेजमेंट भाजपा कैसे कर रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 6 से 7 दिन हो गए हैं सीबीआई की जांच की बात किए हुए। अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन भेजा हो तो आपके सामने है। पीड़िता को न्याय दिलाते दिलाते कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के कुकृत्यों पर क्यों सरकार कुकृत्यों को बचा रहे हैं, हमारी ये समझ से बाहर की बात है। आप देखिए, न सीबीआई का नोटिफिकेशन हुआ। अगर बात आप साजिश की करते हैं, पीएफआई की बात करते हैं, पूरी जांच कीजिए। देशद्रोही ताकतों के साथ किसी को भी साथ रहने की आवश्यकता नहीं, और जो देशद्रोही उसको गोली मार दीजिए। लेकिन क्या यह भी साजिश थी कि पीड़िता की हत्या साजिश के तहत हुई? पीड़िता के साथ गैंगरेप साजिश के तहत हुआ? पीड़िता की दोबारा हत्या हुई है रात में 2:30 बजे उसके शव को जला करके, वो किसने साजिश करी? क्या पीड़िता की साजिश के तहत ही एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने इस न्यूज को फेक न्यूज कहा? क्या पीड़िता की के साजिश के तहत ही ये बात हुई कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ चूंकि स्पाउस नहीं पाए गए हैं? क्या इतने अनपढ़ हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर? और आगरा पुलिस कह रही है न्यूज फेक है। तो कितनी साजिशें जो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर से हुई हैं, उन सारी साजिशों को भी इस पीएफआई के साथ में शामिल कीजिए और एक एफआईआर इन लोगों के खिलाफ भी कीजिए, तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर आ जाएंगी। अभी गुरुप्रकाश भाई ने बड़ी अच्छी बात की, अलवर की बेटी, बलरामपुर की बेटी और हाथरस की बेटी बिल्कुल एक है। अलवर में न्याय मिल चुका है, आपके सामने चारों आरोपियों को उम्र कैद हो चुकी है, और जहां जहां जिस तरीके से जिस सरकार में भी ऐसे दुष्कर्म होंगे, हम सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए सरकार यही बोल रही है कि हाथरस तो सिर्फ एक बहाना था, उसकी आड़ में तो आप उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को बिगाड़ देना चाहते थे। हम हाथरस का माहौल भी देख लेते हैं। शिवेंद्र, ये बताइए, ये एक के बाद एक जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, आरोपी जेल से बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर महापंचायतें हो रही हैं, परिवार ये कह रहा है, पीड़ित परिवार की उन्हें डर लग रहा है, आने वाले दिनों में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, सुरक्षा भी दी गई है हालांकि सरकार की तरफ से। क्या वहां की आबो हवा इस वक्त है हाथरस की?
देखिए मीनाक्षी, यहाँ की आबोहवा साफ तौर पर कहती है कि कुछ ऐसी पर्देदारी जरूर है जिसका खुलासा होना बाकी है अभी, और वो कई पहलुओं की वजह से है। चाहे वो आरोपियों की चिट्ठी की बात हो, चाहे वो गांव के लोगों की बात हो, या पीड़ित पक्ष के तमाम हाव भाव की बात हो, और इसी को जांचना सबसे बड़ी चुनौती है एसआईटी के लिए। और सीबीआई अगर कल को शुरू करती है अपनी जांच तो सीबीआई के लिए भी, और इसी के चलते एसआईटी को एक्सटेंशन दिया गया 10 दिन का। और उन्होंने 40 लोगों को नोटिस दिया। उन लोगों से लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि हर इसमें जुड़े हुए शख्स का, चाहे वो चश्मदीद हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे आरोपी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे और कोई हो, उन सब का अपना अलग अलग पक्ष है। उन पक्ष की सच्चाई क्या है उसको सामने लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। चाहे वो मौका वारदात का जो वीडियो हो जिसमें 4 हंसिया पड़े मिले, चप्पल मिली, चूड़ियां मिली और दूसरी चीजें मिली, तो वो भी सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जब मौका वारदात पे 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि परिवार के ही लोग थे, वो लोग क्यों नहीं रिटेलिएट उन लोगों ने किया, क्यों नहीं उन लोगों ने रोका आरोपियों को। ये कई अहम सवाल है शिवेंद्र जो आप उठा रहे हैं, और देखिए इसीलिए इंतजार है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन अब तो एसआईटी को भी 10 दिन का एक्सटेंशन मिला है। जितेंद्र, जरा हमें दिखाइए गांव की तस्वीरें, वहां क्या अभी लोगों के जहन में चल रहा है। हाथरस तो मशहूर अपनी हींग के लिए है, लेकिन अब तमाम उन वजहों से सुर्खियों में है जो शायद हाथरस ने भी कभी नहीं सोची होंगी कि ऐसा होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, हाथरस ने और खासतौर पर बुलगढ़ी गांव ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा आरोपियों के द्वारा। और इसी बात को लेकर के जो परिवार वाले हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। स्थिति यह है कि इस साजिश को लेकर के परिवार लगातार जो आवाज उठा रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए, और विपक्षी पार्टियां भी इसी तरीके से आवाज उठा रही हैं। आज मैं यहां दिखाना चाहूंगा कि परिवार वाले आज किसी से बात करने से मना कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन वहीं जहां तक सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर के यहां पर पूरी तैयारी की गई है। जो भी पुलिस बल यहां पर है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गृह विभाग है उसने पूरी सुरक्षा यहां पर दी है। और आप देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति घर की तरफ जाता है तो उनकी पूरी यहां पर निगरानी की जाती है, यानी कि हर एक शख्स को जो आने जाने वाला होता है उसको यहां पर रजिस्टर में चिन्हित किया जाता है, यानी कि उसकी डायरी एंट्री होती है और उसके बाद ही वो घर के अंदर जा सकता है। तो इस तरीके की सुरक्षा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पूरा जो इलाका है गांव के आसपास जो इस घर की तरफ आता है, यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो इधर रास्ता जाता है इस तरफ भी पूरा सीसीटीवी कैमरे से यहां पर निगरानी की जा रही है। और एक कंट्रोल रूम है, ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इसी कंट्रोल रूम में शाम को जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो पूरा मुआयना करते हैं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है। तो परिवार वालों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। और इस बात की जानकारी कोर्ट की तरफ से भी दी गई थी, और कोर्ट ने कहा था कि जब तक परिवार वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन एसआईटी जिस तरीके से जो आस पड़ोस के घर हैं, यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ जो इलाका है ये यहाँ पर आरोपियों का घर है, और इसी के सामने जस्ट जो घर पड़ता है ये पीड़ित परिवार का घर है। एसआईटी इनके जो अगल बगल के लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। 40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। इसके साथ ही 14 तारीख की जो घटना हुई थी उस घटना में कौन कौन से लोग हैं, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इन सच तमाम जरूर चीजों को सामने देखा, आना चाहिए कि आखिर वहां पर हुआ क्या, इसका इंतजार सभी को है। आरोपी संदीप की एसपी के नाम लिखी चिट्ठी का कोई कानूनी मतलब नहीं, लेकिन चिट्ठी से सवाल उठता है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था या नहीं। आरोपी गैंगरेप की बात से इनकार कर रहा है। हाथरस में कहीं गम है तो कहीं गुस्सा है, कहीं इंसाफ की गुहार है। हमें न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, तो कहीं आरोपों से इनकार है। यार मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया है, वो मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लव कुश मेरे पास था। हाथरस कांड में अब पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष आमने सामने है। हम आपको अब शुरू से बताते हैं कि कब हुआ हाथरस कांड, कब कब पीड़िता ने बयान दिया और अपने बयान में क्या कहा। 14 सितंबर को पीड़िता पर हमला हुआ था। 14 सितंबर को अपने पहले बयान में पीड़िता ने बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। 22 सितंबर को 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था।
14 सितंबर को अपने पहले बयान में पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही थी। उसने कहा था कि उस पर हमला हुआ था। जब उसने विरोध किया तो हमलावरों ने उसका गला दबा दिया। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और बगला के सरकारी अस्पताल में दिए गए अपने इस बयान में पीड़िता ने दावा किया कि जब वो घास काटने खेतों की तरफ गई थी तब उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता दबा करने की कोशिश सोच से गला दबा दिया। इसके बाद पीड़िता ने अगला बयान 22 सितंबर को अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दिया। उसने उस रोज आरोपियों के नाम लिए और गैंगरेप की बात कही। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ? अब पीड़िता के ये दो बयान एसआईटी के पास हैं। एक में उसने रेप की बात नहीं कही है, लेकिन दूसरे में रेप का आरोप लगाया है। अब एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि 14 सितंबर को पीड़िता के साथ आखिर हुआ क्या था। हाथरस के रेप और मर्डर के मामले में मामला पेचीदा हर रोज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। आरोपियों के साथ साथ अब पीड़ित पक्ष भी सवालों के घेरे में है। 14 सितंबर को लड़की ने कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, वहीं 22 सितंबर को उसने बयान फिर से बदल दिया। ऐसे में सच्चाई क्या है, ये तो पूरी जांच जब तक नहीं होती तब तक पूरी परतें नहीं खुल पाएंगी। कैमरामैन नीरज कुमार, जितेंद्र बहादुर सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस आज तक। हाथरस कांड की गुत्थी हर रोज उलझती जा रही है। कभी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि रेप नहीं हुआ, कभी आरोपी की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने नहीं मारा। लेकिन इन दावों के बीच कठोर सच्चाई ये है कि पीड़िता की बर्बर हत्या हुई, तो हत्यारा कौन है? अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? वो लड़की पड़ी है, मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा तो लड़की को हाँ मोटा कहते हैं, हम आते थे मोटा कहते हैं। जो नारी है ना, आपने देखी वो नारी पड़ी है।